जी, आज हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक जो मोल है इसको डिस्कस करेंगे कि मोल जो है ना वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? अमाउंट यानी मैस। अमाउंट किस में? मैस में। ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल में हमारे पास एटम, मालिक्यूल या फार्मूला यूनिट कोई भी हो सकता है। ये तो जी इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि हमारे पास जो है वो मोल क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस, अब ये देखें जी, ये वाला हमारे पास क्या है जी? सब्सटेंस के किसी भी जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके अगर उसका मैस 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसके मैस के, तो वो मैस किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। अगेन आप देखें कि किसी सब्सटेंस का इतना मास कि वो 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल हो जाए, यानी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल उसके मैस के हों, तो वो मैस आपके पास क्या हो जाएगा? वो 1 मोल हो जाएगा। और जो पार्टिकल की यहाँ पे बात की है, पार्टिकल में हमारे पास एटम आएगा, मालिक्यूल आएगा और फार्मूला यूनिट आएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने यहाँ पे ये है कि ये वाला जो मोल है ना, ये मैस ऑफ ए सब्सटेंस और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान जो है ना वो रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या है? मैस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल, इन दोनों के दरमियान ये आपस में जो है ना वो रिलेशन होता है। ये देखो ना, मैस ऑफ सब्सटेंस, ये बाय डेफिनेशन भी हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का मैस अगर 6.02 10⁻23 पार्टिकल के इक्वल हो जाता है तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें मैस ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये क्या है? किन दो के दरमियान रिलेशन है? नंबर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, ये वाला आपके पास मैस है, मैस ऑफ द सब्सटेंस, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे देखें जी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये वाला हमारे पास क्या है जी? नंबर ऑफ पार्टिकल और मैस ऑफ सब्सटेंस के दरमियान जो है ना ये वाला रिलेशनशिप होता है। अगला हमारे पास ये है कि जी इसको हम जो है ना रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका जो एब्रीवेशन होता है वो हम लिखते हैं जी इसको मोल। ठीक है। ये वाला इसका जो है ना सिंबल है, यानी मोल का जो हमारे पास सिंबल आएगा वो हमारे पास ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखें कि जी हम जानते हैं कि हर चीज़ जो होती है ना, वो सब जो भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? या वो एटम होगा, या वो मालिक्यूल होगा, या वो फार्मूला यूनिट होगा। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मैस होगा ना उसको हम जो है ना वो किसके अंदर जो है ना वो डिनोट करेंगे, उसका जो मैस है ना उसको हम लिखेंगे AMU में, यानी एटॉमिक मैस में। ठीक है। तो सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो, एटम में हो, मालिक्यूल में हो या फार्मूला यूनिट में हो, उसका जो मैस होगा उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? AMU में, यानी एटॉमिक मैस यूनिट में। ठीक है। अगर हम जो है ना इस मैस को ग्राम की फॉर्म में जो है ना वो ग्राम की फॉर्म में शो करवाते हैं, ठीक है, कि किसी भी एटम, मालिक्यूल या फार्मूला यूनिट का जो एटॉमिक मैस है उसको जो है ना वो हम ग्राम में शो करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना अगर AMU में होगा तो वो क्या होगा? हमारे पास मोल होगा। और अगर हम इसको ग्राम में करवाते हैं तो वो क्या होगा? मोलर मैस जो है ना वो हमारे पास होगा। ठीक है। इन दोनों में समझ आई कि अगर किसी सब्सटेंस का मैस जो है ना वो हम AMU में रिप्रेजेंट करवाएंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? मोल के इक्वल होगा। और अगर हम किसी सब्सटेंस का जो मैस है उसको ग्राम में जो है ना वो एक्सप्रेस करवाएंगे तो वो फिर हमारे पास मोल नहीं बल्कि हमारे पास जो है ना वो मोलर मैस होगा। ठीक है जी। अगला हमारे पास जो है ना इसमें हम करेंगे कि ये वाला जो हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं, जिस तरह के एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज 12 ग्राम। अब ये देखें कि जी हमारे पास जो कार्बन है ना वो 12 ग्राम है, और 12 ग्राम जो है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल जो है ना ये वाला हमारे पास होगा। ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है ना हम और एग्जांपल ले लेना, वाटर है, अगर हमारे पास जो है ना वो 18 ग्राम है, वाटर हमारे पास है जी ये वाला 18 ग्राम है, तो ये वाला 18 ग्राम जो वाटर है यानी एटॉमिक मैस है तो ग्राम है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास 1 मोल ऑफ
वाटर जो है ना ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हम जो है ना देखते हैं कि जिसका फार्मूला जो है ना क्या है कि हम किसी भी चीज़ का मोल जो है ना वो किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सबस्टांस ओवर मोलर मैस ऑफ सबस्टांस। ठीक है, अगर मतलब ये वाला हमें जो है ना वो पता है कि जो सबस्टांस हमें दी गई उसका मैस क्या है और उसका मोलर मैस क्या है। अगर मैस को मोलर मैस पे हम जो है ना वो डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास जो है ना उस चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आ जाएंगे। अब ये देखें, इसके अंदर हम जो है ना वो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं अभी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और हमें मोलर मैस दिया, वो कहता है जी आप बता दें कि उस सब्सटेंस का मैस क्या होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मैस ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, ये वाला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई ये वाला आ जाएगा मोलर मैस। ठीक है जी, तो ये वाला हमारे पास जो है ना टॉपिक था। अगर ये वाला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद यानी बॉक्स के अंदर आएगी, उसके बाद हम लिखेंगे जी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला कि इसको जो है ना वो मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देनी है, आप कार्बन की दे दें, वाटर की दे दें। यहाँ पे बुक के अंदर 3 एग्जांपल दी हैं। उसके बाद जी हम इसका जो है ना वो फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला हमारे पास जो है ना नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर यही वाला क्वेश्चन हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग में आ जाता है तो पहले हम हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, फिर नीचे हेडिंग देंगे सिंबल, तो फिर आपने लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल, फिर आप सिंपल हेडिंग देंगे कि जी हमारे पास जो है ना वो फार्मूला, हेडिंग देंगे बाकायदा फार्मूले की, आगे हम इसका ये वाला फार्मूला जो है ना वो लिखेंगे और नीचे हम एग्जाम्पल लिख देंगे। इस तरह ये वाला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस बुक का, लास्ट वाला मोल। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 सुबह से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था इसका, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड था उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग डिटेल से देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स में से होते हुए उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मसला का हल निकाल लिया जाता है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर बायो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आर सॉल्व्ड, उनको हल किया जाता है, इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड है। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स। कंप्राइजेज का मतलब होता है मुश्तमिल होना, ठीक है, मुश्तमिल होना। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स इन बायोलॉजिस्ट adopts in order to the biologist adopts in order to solve a biological problem। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स को ऊपर मुश्तमिल कर रहा है और उन स्टेप्स को बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अडॉप्ट करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, गिव इट्स इम्पोर्टेंस, तो आपने डिटेल से इसको लिखना है। इम्पोर्टेंस देखते हैं। जो बायोलॉजिकल मेथड है इसने साइंटिफिक रिसर्च में तकरीबन 500 साल पहले से, मतलब 5 सदियाँ इस बात को हो गई हैं, तब से लेके जो है ना बड़ा अहम रोल प्ले किया है। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे 1590s में, तब से लेके अभी तक जो रिसर्च है उसमें बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम रोल है। और इसके अलावा जो है वो बायोलॉजिकल मेथड की वजह से जो एडवांसमेंट आई है मेडिसिन के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करने की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, एक न्यूनेस आई है। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो डाटा आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। इसमें MCQ एक आता होता है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो कितने साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने बताना है 500 ईयर्स अगो। ठीक है, तब से लेके अभी तक
की जो रिसर्च हो रही है उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम रोल है। यही मेथड जो है इसको फॉलो करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के अंदर बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करने से बहुत एडवांसमेंट आई है। इकोलॉजी आप लोगों को पता है, इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या इंटरेक्शन है उसको इकोलॉजी के अंदर वो फॉल करता है। तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। ये टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, जिसमें खुराक जो है वो नहीं बनाने के ऊपर टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए जो है वो काम किया जाता है इसके अंदर। तो इसमें जो है वो बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंस के अंदर आप लोगों ने लिखना है कि बायोलॉजी के अंदर जो नई थिंग्स हैं वो हमेशा डिस्कवर होती रहती हैं, और जो पुरानी थीरीज बनाई जा चुकी हैं वो या तो रीन्यू होती हैं या उनको कैंसिल आउट करके नई थीरीज बना दी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि जब न्यू से न्यू जब रिसर्चेज होती हैं तो डेफिनेटली जो पुरानी चीज़ें हैं या तो वो डिसप्रूव हो जाएंगी, लाइक उनको कोई कहेगा कि ये जो है ये सही नहीं थी, ये गलत है। ठीक है, या तो उनको इस तरह से डिसप्रूव कर दिया जाएगा, और या फिर उनको बिल्कुल कैंसिल आउट, या फिर उनके अंदर कोई ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो कैंसिल करके तो न्यूनेस जो है वो उनके अंदर आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें मुमकिन है ड्यू टू द बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर न्यू थिंग्स बीइंग डिस्कवर्ड, नई चीज़ें ईजाद होती हैं, एंड लॉन्ग हेल्ड थीरीज आर बीइंग मॉडिफाइड एंड रिप्लेस्ड विद द बेटर वन। और जो इतने सालों से पुरानी जो थीरीज़ हैं वो या तो मॉडिफाई हो जाएंगी या बिल्कुल ही जो है वो कह लो कि उनकी जगह पे नहीं आ जाएंगे, उनको कैंसिल आउट करके नई थीरीज ले आएंगे। मोर नॉलेज एक्यूमुलेटेड, ज़्यादा नॉलेज जो है वो इकट्ठा हो सकता है बाय सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उनको हल करते हुए। ठीक है, जब आप लोग एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कह लो कि नॉलेज जो है वो एक्यूमुलेट हो, इकट्ठा हो। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हैं, आप उसको पहचानते हैं, जानते हैं। मतलब आप इन्वायरमेंट के अंदर देख रहे हैं या आप इन्वायरमेंट के अंदर कोप कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। ठीक है, तो आपने उसको रिकग्नाइज अच्छे तरीके से किया कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, फिर आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, दो तरह की ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे एक हाइपोथेसिस बना देंगे, एक मंतकी सी स्टेटमेंट देंगे कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा है तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, और फिर जो है वो डिडक्शन होगी, उस हाइपोथेसिस के अंदर से कोई नई चीज़ निकाल के कंक्लूड करके डिड्यूस करके आप देंगे। फिर उस जो कंक्लूडेड चीज़ होगी या डिड्यूस थिंग होगी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स करेंगे। रिजल्ट्स जो आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद आएंगे उनको आप लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, किस शक्ल में, या तो टेबल्स बनाएंगे या ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, या फिर रिजल्ट्स जो हैं उसको उनको बाद में जो है वो रिजल्ट्स को आप रिपोर्ट करें। पहले आपने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की और उसके बाद रिजल्ट्स को आप लोग रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट का जब आपने कर दिया तो आपके बायोलॉजिकल मसला जो है वो हल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो ये बायोलॉजिकल मेथड होता है। और जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे आप लोगों ने रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के दौरान यही वाला जो मेथड है आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो अपना जो भी मसला आपको या जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक होगा जिसमें जो भी चीज़ आपने प्रूव या डिसप्रूव करनी हुई इस मेथड के थ्रू आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपने अभी से पढ़नी है, अभी आपको कोई रिसर्च नहीं करवाई जा रही। ठीक है, रिसर्च का काम जब आप लोग FSc के बाद आगे जाएंगे BS के अंदर और आप लोग मास्टर्स करेंगे किसी सब्जेक्ट के अंदर, तब आप लोगों को रिसर्च करवाई जाएगी। अभी आपने सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड को रीड करना है, इसको याद करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। आगे हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी द ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया, और मलेरिया का मसला किस तरह से अराइज हुआ था, और फिर यही बायोलॉजिकल मेथड जो है इस्तेमाल करके किस तरह से मलेरिया का इशू जो है वो सॉर्ट आउट किया गया था। साइंटिस्ट को समझ नहीं थी आ रही, डॉक्टर्स को पता नहीं था चल रहा, वहाँ के रहने वाले लोगों को पता नहीं था चल रहा कि अगर उन्हें बुखार हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, उनको पता ही नहीं था कि मच्छर के काटने की वजह से हुआ है। तो ये वाला फिर उन्होंने जब तरीका मतलब इस तरीके के थ्रू जब बाद हम लोग उस मसले को हल करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक इज़। ठीक है, कि किस तरह से
इस टॉपिक को फॉलो करते हुए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपने याद करें, मैं बता दूँ, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजिकल मेथड वाला। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, तो आपने ये सारा टॉपिक लिखना है। उसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स है, ठीक है, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कितने स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं और उनका नाम क्या है, तो आपने ये वाला सारे स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से जो है वो याद करना है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे डिटेल से। हम लोग देखेंगे कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। आगे फिर हम लोग पढ़ते जाएंगे, इनको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आपने सिर्फ इनके स्टेप्स के नाम याद करने हैं और बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें आपने ये भी लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला भी इसके अंदर आएगा। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक का जो पेज नंबर है ना 21, ठीक है, उसके ऊपर 21 के ऊपर ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाले स्टेप्स के ऊपर वाला पैराग्राफ, ये भी आपने इंपॉर्टेंस के अंदर याद करना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।